Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are going to start new chapter that is P block in 12th class. So guys, इस चैप्टर को चालू करने से पहले इस वीडियो में आज मैं P ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि ऐसी क्या बातें होती है जो बेसिक्स हमें P ब्लॉक को समझने के लिए याद रखना पड़ता है. तो गाइज, जो आपको अभी करंट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एंटायर P ब्लॉक है. देखिए, थोड़ा सा इस P ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप ऊपर 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख रहे होंगे. ये ग्रुप्स हैं. मतलब P ब्लॉक 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक वेरी करता है. 13 ग्रुप जो कि बोरोन फैमिली कहलाती है, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप फ्लोरीन फैमिली और 18th ग्रुप नोबल गैसेस कहलाती है. यहाँ गाइस, अगर He की बात करूँ, हीलियम की, तो पर्टिकुलर फर्स्ट पीरियड में होता है. बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ये वाला पीरियड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P ब्लॉक का होता है NS2 NP126. मतलब बोरोन फैमिली के लिए N की वैल्यू 1 होती है. जैसे 2P126 है तो 1 2P1, इसका P2, नाइट्रोजन का P3, ऑक्सीजन फैमिली का P4, फ्लोरीन का P5 और नोबल गैसेस का P6. यहाँ पर जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है वो नोबल गैसेस है. जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं दीज ऑल आर मेटल्स. जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो नॉन मेटल्स हैं. और गाइज, जिगजैग शेप में जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है दीज आर सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स. तो टोटल अभी हमारे पास 7 मेटलॉइड्स दिख रहे हैं. बोरोन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे सेमी मेटल्स हैं. ये तो बात हुई बेसिक P ब्लॉक की. यहाँ पे कुछ ड्यूरिंग में चैप्टर एक्सप्लेनेशन में टर्म्स यूज़ करूँगा, जैसे नोबल गैसेस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट्स. तो मतलब मैं कहीं ना कहीं 18th ग्रुप की बात करूँ. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये कहलाता है हमारा हेलोजेंस. 16 ग्रुप चैल्कोजेंस होते हैं जिस ऑक्सीजन फैमिली वाले, और 15 ग्रुप के निकोजेंस होते हैं नाइट्रोजन फैमिली वाले. ओके गाइस, तो ये तो बात हुई बेसिक P ब्लॉक की. अगर मैं P ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे लाइक 37. ओके, अगर हीलियम को हम कंसीडर करते हैं तो. नीचे आप डैश वाले एलिमेंट्स देख रहे हैं वो अब फिलअप हो चुके हैं और सारी की सारी P ब्लॉक कंप्लीट हो चुकी है. ओके गाइस, ये तो बात हुई बेसिक P ब्लॉक की. अब 11th क्लास में आपने 13th और 14th ग्रुप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे. 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली. ये दोनों इनके एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे. 12th क्लास में हम डील करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस फैमिली से. तो गाइस, ये तो बात हुई बेसिक P ब्लॉक की. अब अगर NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो हमें बेसिक कुछ बातें भी पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कि P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, P ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं. तो यहाँ पे जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बिगनिंग में आपको बोल दिया जाएगा कि कि 13th और 14th ग्रुप जो है वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिए हैं. इस क्लास में आप 15 to 18 ग्रुप पढ़ेंगे. और गाइस, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें भी हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको P ब्लॉक का याद रखना है, दैट इज NS2 NP126. 13 के लिए 1 इस P की वैल्यू,
14 के लिए 2 एंड सो ऑन। ओके गाइस, तो 15th ग्रुप को चालू करने से पहले कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे हम। जैसे कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी नेगेटिविटी, ये सब आते हैं। तो इसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही चैप्टर चालू करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं, एक गो थ्रू देखेंगे कि एटलीस्ट ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो गाइस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस जस्ट ऐसे डिफाइन करेंगे कि आपके दो एटम, लेट्स से एक एटम और दो एटम आपस में पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस पे हैं, या तो ये एटम जुड़े हुए भी हो सकते हैं या ये एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। ओके, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये तो एटॉमिक रेडियस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक रेडियस ऐसा कोई फिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये जस्ट हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एटॉमिक रेडियस को मानते हैं। तो अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो उसके लिए कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस कहलाएगी एवरेज हाफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली। हाफ वैल्यू, न्यूक्ली के बीच की डिस्टेंस का हाफ वैल्यू ऑफ टू एटम विच आर बॉन्डेड एज कोवेलेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज ऑल्सो नोन एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो जस्ट दोनों एटम के न्यूक्लियस लिए, न्यूक्लियस को आपने मेजर करा, उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करी और हाफ कर दिया, वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस। और कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेट करती है। ओके गाइस, तो एक छोटी सी बात यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। तो देखिए यहाँ पे आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो हम पी ब्लॉक चालू करने वाले हैं, तो बोरोन से लेके फ्लोरीन तक पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव होते हैं, अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट मूव होने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ओके, जैसे बोरोन का 88 pm पिकोमीटर में 88 pm है और फ्लोरीन तक आते आते 64 हो जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका रीजन ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो तो फिक्स होता है, बट न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोटी हो जाती है। तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होगी और टॉप टू बॉटम आने पर, जैसे बोरोन के बाद एल्यूमिनियम में आ रहा है, या लिथियम के बाद सोडियम में आ रहा है, या फ्लोरीन के बाद क्लोरीन में आ रहा है। तो गाइस, पीरियड में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेट्स से सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में गए, ये फ्लोरीन से क्लोरीन में गए, तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 पे खत्म होता है और क्लोरीन में ऑर्बिट बढ़ के 3 हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ये वो बातें हैं जो आपको एटॉमिक रेडियस के उसमें याद रखनी है। जैसे जैसे इस ग्राफ में आप देखिए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ
एकदम सिमेट्रिकल नहीं होते हुए थोड़ा एसिमेट्रिक भी है, तो ये एसिमेट्री पर्टिकुलर रीजन से होती है, जिसको हम आगे पर्टिकुलर ग्रुप्स में जब डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, उसको वहां देखेंगे। ये बात हुई एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, मेटेलिक मेटल्स होती हैं, या वंडरवॉल से नॉन मेटल्स बॉन्डेड होती है। तो अलग अलग टाइप की रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। और अगर आयंस की रेडियस नापी जाती है तो उसे बोलते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस डिफरेंट होती है। लेट से कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कहलाता है आयन, क्योंकि आयन तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट होता है इसलिए। ओके, और ये है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम किसी पीरियड में जाते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। ओके गाइज, तो ये बात हुई एटॉमिक रेडियस। अब ये ग्रुप में कंपेयर कर रखा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। ओके गाइज, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं जिसको हम अभी बात नहीं करेंगे। जब ग्रुप्स में पर्टिकुलर यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, ये तो जनरलाइज हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जब पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे तो एक्सेप्शंस को भी विथ रीजन डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो आयोनिक रेडियस किसे बोलते हैं? आयोनिक रेडियस, आयन कब बनते हैं? कोई भी एटम है, एटम में से आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आपने निकाल दिया या इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा तो उसे आयन बोलेंगे। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कहलाता है आयोनिक रेडियस। ये भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा आयोनिक रेडियस, और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे छोटी बातें और हैं पर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने 11th क्लास की वीडियोस गई। 11th क्लास के पीरियडिक टेबल में पीरियडिसिटी होती, वो आप वहाँ वीडियोस देख के इन लॉजिक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम हमेशा गैसियस न्यूट्रल एटम के लिए बोलेंगे। वो एटम होना चाहिए, एटम न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस न्यूट्रल एटम में अगर आप उसका आयोनाइज करते हो, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हो किसी गैसियस न्यूट्रल एटम में से, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर कुछ रिक्वायर एनर्जी होती चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने पर रिक्वायर एंथैल्पी चाहिए, उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेट्स से ये गैसियस एटम है न्यूट्रल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने पे कुछ एंथैल्पी रिक्वायर भी होती है, उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर एंथैल्पी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर फर्स्ट के बाद सेकंड निकालेंगे तो उसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ ध्यान रखना, अगर थर्ड निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अलग अलग नंबर दे देंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे फर्स्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन पे सेकंड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैसे वैसे इंक्रीज होती है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आयन में उतने ही रहते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हो, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छी तरह पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। ओके गाइस, ये तो हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप ये ग्राफ देखिए, ये दोनों ग्राफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हैं। ये एटॉमिक नंबर 1 to 60 तक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ है। यहाँ पे आपको केवल इतना सा याद रखना है कि इनर्ट गैस क्योंकि स्टेबल होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। हमारी नाइट्रोजन फैमिली जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P3 आता है, NP3 आता है, तो अगर P3 आएगा तो P3 में हाफ स्टेबल हो जाएगा ऑर्बिटल। अब हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो थोड़े थोड़े से जो पीक पॉइंट आप बीच बीच में देख रहे हैं वो गाइज 15th ग्रुप एलिमेंट्स के हैं नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन्स के। ये भी अपन पी ब्लॉक जब डिटेल में जाएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। वहाँ मैं बोलूँगा कि क्योंकि हाफ फील्ड हैं इसकी वजह से नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में ये केवल और केवल सेकेंड पीरियड की बात है। तो सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। उसका रीज़न क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो बढ़ती है। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे पीक पॉइंट किसका आया? बेरियम का आया और नाइट्रोजन का आया। उसका रीज़न हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये S2 होता है इसलिए सडनली स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेरियम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। सेम टू सेम नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, P3 2p3 होता है। तो 2p3 में से हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तो यही तो हैं जो एक्सेप्शंस बनाते हैं, और यही है जो हमें याद रखने होते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आगे अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी SPDF सेम पीरियड में अगर प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर सेम है तो S से P से D से F जाने पे कम होती है। ओके, क्योंकि S न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और F क्योंकि फारेस्ट या सबसे दूर होता है इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका मिनिमम होगा और इसका मैक्सिमम होगा। ये हुआ हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है गाइस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी हमने क्या करा था, किसी गैसेस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला था। अब हम क्या करेंगे, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे। काइंड ऑफ अपोजिट प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो गाइज यहाँ पे किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट करते हैं तो एंथैल्पी रिलीज होती, उस रिलीज एंथैल्पी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के गेन करने में रिलीज एंथैल्पी, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा H ऑफ Eg से। और यहाँ पे न्यूट्रल गैसेस एटम नेगेटिव आयन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं।
अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ नेगेटिव पाई जाती है, और नेगेटिव केवल इसलिए कि माइनस साइन डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए उस एनर्जी को माना जाता है नेगेटिव। ओके, और छोटी छोटी बातें हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक लाइक एटम्स पे, रिएक्शंस पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन स्टिल अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज ही होती है। अब आप माइनस साइन को यहाँ मत देखिए, क्योंकि माइनस साइन तो जस्ट डिनोट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन। बट यहाँ पर 60 से 53, 48, 47, 46, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। जैसे लिथियम से ऑक्सीजन गए, ऑक्सीजन से फ्लोरीन गए, एंड सो ऑन। यहाँ पर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर टोटली एक्सेप्शनल होता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन ये पहला एटम कैसे खींचेगा, इसकी कैपेसिटी डिनोट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी एक एटम की दूसरे एटम से। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और ड्यूरिंग आपके पी ब्लॉक डिस्कशन में और भी छोटी छोटी बातें आएगी जिसको हम वहाँ समझेंगे। तो गाइस, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे ग्रुप 15th एलिमेंट। तो गाइस, बिफोर दिस जस्ट गो थ्रू विद दिस लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आप ये देखिए कहाँ एक्सेप्शन आते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। इतना सा आप देख लेंगे तो आपको पी ब्लॉक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।